हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एनसीईआरटी की इमेज आपके सामने खुली हुई है। तो इस पूरे एनसीईआरटी के बुक से हम पढ़ेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए और पूरा क्या पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में एनसीईआरटी में दे रखा है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका एंड इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक। मतलब ये है कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक बोनी कैविटी में लोकेटेड होता है, जिस बोनी कैविटी को हम सेला टर्सिका कहते हैं, और ये हाइपोथैलेमस से भी अटैच्ड होता है एक स्टॉक के हेल्प से। अब इस स्टॉक का नाम एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, जिसका नाम होता है इनफंडिबुलम। इट इज़ डिवाइडेड एनाटोमिकली टू एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस, यानी कि इसके दो पार्ट होते हैं, एक एडिनोहाइपोफाइसिस पार्ट होता है और एक न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट होता है। एडिनोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शंस, दैट इज पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। अब अगर हम एडिनोहाइपोफाइसिस की बात करें तो इसके दो पार्ट हैं, एक पार्स डिस्टेलिस है और एक पार्स इंटरमीडिया है। पार्स डिस्टेलिस रीजन ऑफ द पिट्यूटरी, commonly called as anterior pituitary, produces growth hormone GH, prolactin PRL, thyroid stimulating hormone TSH, adrenocorticotropic hormone ACTH, luteinizing hormone LH and follicle stimulating hormone that is FSH। तो इसका जो एडिनोहाइपोफाइसिस वाला पार्ट है, जिसे हम एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, वो 6 तरह के हार्मोन सेक्रेट करता है, जो कि है GH, PRL, TSH, ACTH, LH एंड FSH। आगे बढ़ते हैं। पार्स इंटरमीडिया सेक्रेट्स ओनली वन हार्मोन कॉल्ड एज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज MSH। इसका जो दूसरा वाला पार्ट है पार्स इंटरमीडिया, वो सिर्फ एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, यानी कि पूरा एडिनोहाइपोफाइसिस 7 तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिन 7 तरह के हार्मोन में से 6 तरह का पार्स डिस्टेलिस प्रोड्यूस करता है एडिनोहाइपोफाइसिस का पार्ट, और केवल एक एडिनोहाइपोफाइसिस का पार्स इंटरमीडिया रिलीज करता है। हाउएवर इन ह्यूमन द पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद द पार्स डिस्टेलिस। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो पार्स इंटरमीडिया है वो कोई ऐसा अलग से नहीं है, वो पार्स डिस्टेलिस के साथ जुड़ा हुआ ही रहता है। अब हम बात करते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट की। न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्स नर्वोसा, ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, स्टोर्स एंड रिलीजेस 2 हार्मोन कॉल्ड ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस एंड आर ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू द न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस। अब देखिए जितने भी एडिनोहाइपोफाइसिस से हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे थे, जैसे अभी हमने ऊपर देखा, वो सारे प्रोड्यूस भी एडिनोहाइपोफाइसिस पार्ट में ही हो रहे थे। लेकिन न्यूरोहाइपोफाइसिस का जो 2 हार्मोन है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ये न्यूरोहाइपोफाइसिस में प्रोड्यूस नहीं होता है, ये हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होता है। ये बस स्टोर हो जाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस में और न्यूरोहाइपोफाइसिस से सेक्रीट किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो इसका हम नाम न्यूरोहाइपोफाइसिस ना बता के हाइपोथैलेमस बताएंगे। लेकिन एडिनोहाइपोफाइसिस के जितने भी हार्मोन हैं वो सब एडिनोहाइपोफाइसिस में ही प्रोड्यूस होते हैं। ओवर सेक्रीशन ऑफ GH, दैट इज ग्रोथ हार्मोन, स्टिमुलेट्स एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी लीडिंग टू जाइगेंटिज्म, एंड लो सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन results in stunted growth resulting in the pituitary dwarfism। ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा सेक्रेट हो जाएगा तो जाइगेंटिज्म कंडीशन आ जाएगी, और अगर कम सेक्रेट होगा तो ड्वार्फिज्म, यानी कि जो नाटे नाटे बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, वो कंडीशन आ जाएगी। एक्सेस सेक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स especially in the middle age can result in the severe disfigurement, especially in the face, called acromegaly, which may lead to serious complications and premature death if unchecked। ठीक है। The disease is hard to diagnose in the early stage and often goes undetected for many years until changes in the external features become noticeable।
देखिए कह रहा है एक्रोमेगैली ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सेक्रेशन की बीमारी है जो कि एडल्ट्स में होती है। ठीक है, एडल्ट्स में अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाएगा तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, तो उसमें हम एक्रोमेगैली का नाम लेंगे, जिसकी वजह से डिसफिगरमेंट हो जाता है, मतलब जो फिगर है वो डिसरप्ट हो जाता है, फिगर अपने नॉर्मल फिगर में नहीं रह पाता, मतलब नॉर्मल शेप में नहीं रह पाता, और स्पेशली फेस में ऐसा होता है। और इसको हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर नहीं पाते हैं, लेटर स्टेज में डिटेक्ट करते हैं जब नोटिसेबल चेंजेस, मतलब ऐसे चेंज जिसे हम नोटिस कर पा रहे हैं, ऐसे चेंज होने लगते हैं, तब हम एक्रोमेगैली को नोटिस कर पाते हैं। तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकता है। प्रोलैक्टिन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। प्रोलैक्टिन का केवल एक काम है, ये मेमोरी ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है और मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। TSH दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। नाम से ही पता लग रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को ही स्टिमुलेट करेगा और थायराइड हार्मोन्स के प्रोडक्शन के सिंथेसिस को रेगुलेट करेगा। ACTH that is adrenocorticotropic hormone stimulate the synthesis and secretion of steroid hormones called glucocorticoid from the adrenal cortex। अब एक बात मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है। देखिए अगर हम एड्रीनल ग्लैंड के बारे में जानते हैं तो हमें इतना पता है कि एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है और एक एड्रीनल मेडुला होता है। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सिर्फ एड्रीनल कॉर्टेक्स पार्ट पे एक्ट करता है, एड्रीनल मेडुला पे एक्ट नहीं करता है। और हम जानते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स कॉर्टिकॉइड्स नाम के हार्मोन प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये कॉर्टिकॉइड भी तीन तरह के होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड केवल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के सेक्रीशन को रेगुलेट करता है, यानी कि एड्रीनल मेडुला को तो रेगुलेट नहीं करेगा। अगर हम एड्रीनल कॉर्टेक्स की भी बात करें तो वो केवल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के सिंथेसिस को रेगुलेट करेगा। LH एंड FSH स्टिमुलेट गोनाइडल एक्टिविटी एंड हेंस आर कॉल्ड गोनाडोट्रोफिन्स। ये गोनैड्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, इसीलिए इन्हें हम गोनाडोट्रोफिन्स कहते हैं। इन मेल्स LH stimulate the synthesis and secretion of hormone called androgen from the testes। एंड्रोजन बेसिकली ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स को कहते हैं। तो जो LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये मेल्स में एंड्रोजन्स के सेक्रीशन और सिंथेसिस को रेगुलेट करता है। इन मेल FSH एंड एंड्रोजन्स रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को एंड्रोजन्स और FSH मिलके फिर रेगुलेट करते हैं। इन फीमेल LH इंड्यूसेस ओव्यूलेशन ऑफ फुली मैच्योर्ड फॉलिकल दैट इज ग्रेफियन फॉलिकल एंड मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्ड फ्रॉम द रेमिनेंट्स ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें फीमेल में तो LH जो है वो ओव्यूलेशन कराता है। हम जानते हैं पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि 28 या 29 डेज़ का होता है, उसमें 14वें दिन 14th डे ओव्यूलेशन होता है। इसलिए होता है क्योंकि अगर आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल तो ये आपको पता होगा कि 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन में या 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में LH सर्ज नाम की कंडीशन आती है, यानी कि उस समय LH का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होता है, यानी कि ओवा रिलीज होता है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। FSH स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल्स। ठीक है, चलिए MSH दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये कौन रिलीज कर रहा था, ये पार्स इंटरमीडिया रिलीज कर रहा था। MSH एक्ट ऑन द मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स क्या होते हैं, मेलानिन कंटेनिंग सेल्स। देखिए साइट्स जहाँ भी है वो सेल्स के लिए है, और मेलानोसाइट यानी कि मेलानिन कंटेनिंग सेल्स। तो ये जो MSH है वो मेलानोसाइट्स यानी कि मेलानिन कंटेनिंग सेल्स पे एक्ट करता है एंड रेगुलेट द पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। जाहिर सी बात है, आगे बढ़ते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स
on the smooth muscles of our body and stimulates a vigorous contraction of the uterus at the time of childbirth and milk ejection from the mammary gland। तो ऑक्सीटोसिन को असल में बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो है वो यूट्रस पे एक्ट करके, यूट्रस के स्मूथ मसल्स पे एक्ट करके बेबी के बर्थ या बेबी के डिलीवरी में रोल प्ले करता है। उसी तरह ये मेमोरी ग्लैंड्स पे एक्ट करके मिल्क का इजेक्शन भी कराता है। हम जानते हैं यूट्रस की 3 वॉल होती है, जिसमें मिडिल वॉल, आउटर वॉल, मिडिल वॉल और इनर वॉल 3 होती है। मिडिल वॉल को हम मायोमेट्रियम कहते हैं, जो कि स्मूथ मसल से बना होता है। तो ये जो ऑक्सीटोसिन है ये बेसिकली मायोमेट्रियम पे एक्ट करता है और वहाँ के स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस को कराता है, जिसकी वजह से बेबी की डिलीवरी होती है। वैसोप्रेसिन एक्ट्स मेनली ऑन द किडनी and stimulate resorption of the water and electrolyte by distal tubules and thereby reduces the loss of the water through the urine, that is diuresis। देखिए मतलब कहने का कि जो वैसोप्रेसिन है वो वाटर का रिजॉर्प्शन कराता है, यानी कि वाटर के लॉस को हमारे बॉडी से प्रिवेंट करता है थ्रू द यूरिन। Hence it is also called as एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसीलिए वैसोप्रेसिन को ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। सिंपल सी बात है। An impairment affecting the synthesis or release of the ADH resulting in the diminished ability of the kidney to conserve the water, leading to water loss and dehydration, and this condition is called as diabetes insipidus। देखिए अगर आपसे पूछा जाए डायबिटीज़ किसकी वजह से होती है, तो आप डायरेक्ट आंसर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ 2 तरह की होती है, एक डायबिटीज़ इंसिपिडस और एक डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस तो इंसुलिन की कमी से होती है, लेकिन डायबिटीज़ इंसिपिडस ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी से होती है। अब अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी होगी तो ये किडनी पर एक्ट कर नहीं पाएगा, किडनी पर एक्ट नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा, ये वाटर का रिजॉर्प्शन नहीं करा पाएगा, यानी कि ज़्यादा यूरिन का फॉर्मेशन होने लगेगा। ज़्यादा यूरिन के फॉर्मेशन की वजह से ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर हमारे बॉडी से लॉस होगा, जिस कंडीशन को हम डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। जबकि डायबिटीज़ मेलाइटस कंडीशन में बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि इंसुलिन बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखता है। अब इंसुलिन की कमी होगी तो जाहिर सी बात है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। तो ये पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने डिस्कस किया है, जो कि हमें NCERT में गिवन था। लाइन टू लाइन हमने NCERT की पढ़ी है और पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो जो नीट और बोर्ड के लिए है वो हम इस चैनल पे लाते रहते हैं। और भी किसी भी तरह का अपडेट अगर नीट को मिलता है तो उसके अपडेट भी हम इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट।